हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज ख़त्म कर दी है। कैग का टॉपिक था वो भी मैंने अब कल ही ख़त्म कर दिया। बट साथ ही साथ जो PIQ वाली सीरीज़ है, जिसके अंदर स्पेशली मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इससे पहले कवर किया था और उसका सेकंड इन द सीरीज़ है ये। और उससे पहले मैंने 5 PIQ के वीडियो बना रखे हैं, ऑलमोस्ट सब 30 मिनट्स के हैं। और वो है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पे। और मज़े की बात तो ये है कि यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव पे मैंने आर्टिकल वाइज भी वीडियो आप लोगों के लिए रखा है, सो दैट कि आप उसको भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अब मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड जो बॉडीज़ हैं उसके ऊपर भी मैं PIQs बेस्ड, स्पेशली जो UPSC प्रीलिम्स के, UP PSC के, बिहार PSC के और अदर स्टेट PSC के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे और आपके सामने रखे हैं, जिससे आपको फेयर आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आते हैं। और देखिए UPSC भी आजकल उनको फॉलो करता है, UPSC भी वहाँ से क्वेश्चन लेता है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल अभी नहीं बोल सकते नहीं कि तो हम तो सिर्फ UPSC के ही क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करेंगे। नहीं, आपको आज के टाइम पे ऑल द स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा एनी हाउ, आपका उसको चॉइस नहीं है। तो इसलिए उसी सीरीज में मैंने स्टार्ट किया है और प्लान तो एक और है मेरा कि मैं नियर फ्यूचर CDS NDA CAPF इनके भी लेके आऊँगा, क्योंकि आपको तो पता हो तो UPSC खुद कंडक्ट करती है, तो डेफिनेटली वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन है पावर फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू UP PSC का क्वेश्चन है वैसे। पावर फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन द फ्री एंड फेयर मैनर हैव बीन टू एन इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन। पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरह सही, आपको पता है कि पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, VP का एंड प्रेसिडेंट का, 4 ऐसी ऑफिस हैं जिसका इलेक्शन कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला लाइन, पहला स्टेटमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज विद एग्जीक्यूटिव, कहाँ एग्जीक्यूटिव के साथ है भाई? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है वैसे, बाय द वे इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, तो देखिए एग्जीक्यूटिव के पास तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना है तो किसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी? आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, CEC की एडवाइस लेनी पड़ेगी, और तब जाके प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। तो एज सच यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के हाथ में डायरेक्टली नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं रिमूव कर सकता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, और यही रीजन है कि इसको इंडिपेंडेंट बनाने का रीजन भी यही है। अगर यहाँ पे चीफ दिया होता तब तो बिल्कुल आप चीफ को तो रिमूव भी नहीं कर सकते। चीफ को रिमूव करने का जो तरीका है वो तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव किया जाएगा, लाइक ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके, जिसके अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू मोशन पास होगा, और जिस भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस होगा उसके अंदर, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, और राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस होगा तो 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। तो कहने का मतलब बहुत भारी भरकम प्रोसेस है उसको रिमूव करने के लिए अंडर आर्टिकल नंबर 124। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर ऑफ, देखिए इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट एग्जीक्यूटिव, चीफ को रिमूव करने का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, और बाकी जो है यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी रिमूव करने के लिए आपको चीफ की रिकमेंडेशन लगती है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स वाई असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। ओके, चलिए अब एक और बात, कौन से आर्टिकल नंबर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में दे रखा है और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बेसिकली दे रखा है? आर्टिकल नंबर 324 पार्ट 15। कौन बन सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ऐसा कोई क्वालिफिकेशन मेंशन किया? नो, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कितने साल के लिए? क्या इनकी रीअपॉइंटमेंट होगी? यस, इनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। कितने साल के लिए, मतलब इनका टेन्योर कितने साल के लिए रहेगा? 6 ईयर या 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following duty is not performed by the CAG? CAG कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं? ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल करते हैं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटेंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, बिल्कुल करते हैं। यहां तक कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, सेम वाइस वर्सा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सब कुछ ये करते हैं। ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही, तीनों ये भी करते हैं। टू कंट्रोल, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए हमारा जो कैग है ना, उसके पास कंट्रोलिंग पावर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ऑडिटिंग पावर है, ऑडिट कर सकता है बस वो। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिए, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, वो बिल्कुल नहीं कंट्रोल करेगा कि पैसा कहां जाने वाला है। नो, इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ द कैग, ये बात आप दिमाग में भर लीजिए। ओके, इससे पूछ के, ही इज नॉट द एक्सचेकर। ओके, पैसा इसके हाथ में नहीं है, इसका काम है पैसा खर्चा हो गया तो बताओ कहां कहां सही से खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसकी ड्यूटी है।
ओके, चेक करना। इसलिए सारी जितने भी फंड्स हैं उसको वहां से खर्चा हो रहा है, वहां पे कितना पैसा आ रहा है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग ही चेक्स, एवरीथिंग ही ऑडिट्स। तो फोर्थ वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे यही पूछा था, नॉट परफॉर्म्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ का, कौन से टाइम का पेपर है? देखिए यूपीएससी प्री में पूछा हुआ है और पीसीएस मेंस 2004 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये भी देखते रहिए आप लोग। अब यहाँ पे टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेकर, ये तो बिल्कुल उनके हाथ में नहीं है। क्या क्या ड्यूटी है? वही है, ऑडिट एंड रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, सब कुछ कर सकते हैं, पीएसयूज का कर सकते हैं। लेकिन इनके हाथ में रिसिप्ट कंट्रोल, मतलब पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, ये इनके हाथ में नहीं है भाई। ये बात आप दिमाग में रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। ओके, चलिए देखिए, सीएजी रोल इज लिमिटेड टू ऑडिटिंग दिस ट्रांजेक्शन एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर बताता है ना कि करप्शन हुआ है, देखो कितना घोटाला हो रखा है, पैसा इशू हुआ था लेकिन खर्चा ही कहीं और हुआ है, गायब हो रखा है, ये सब बताते हैं, ये सब बताने का काम है इनका। ठीक है, अकाउंट ऑफ द स्टेट्स आर कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, नहीं, ये तीनों नहीं करते। यहाँ पे कैग को ड्यूटी है भाई अकाउंट्स को कंट्रोल करने की। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर ऑडिटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैग, और यहाँ तक कि इंडिया के भी, मतलब जो सेंटर के भी। ओके, तो यहाँ पे कैग करता है, यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, द कैग इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ द बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ इसके रिलेटेड मैंने बना भी रखा है वीडियोज में, और एक्सप्लेनेशन को थोड़ा क्रिस्प रखूंगा मैं। ठीक है, बट कोशिश करूंगा मैं सारी चीजें कवर कर पाऊँ, ऐसा कुछ छूटे ना। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, वेंकचलिया कमीशन था, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट विल बी रिकमेंडेटरी इन नेचर, बिल्कुल भाई, जितने भी आप देखते हो आप ये जो कमीशंस होते हैं ना, उनके रिपोर्ट जनरली रिकमेंडेशन में ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई उसको फुल एंड फाइनल फॉलो ही करना है, गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि गवर्नमेंट फॉलो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, टोटली अप टू द गवर्नमेंट। ओके, चलिए, अपॉइंटेड द अपॉइंटमेंट वॉज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, इट विल फोकस ऑन द सोशल इकोनॉमिक पे नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए था। तो फोर्थ वाला तो गलत है, देखिए फोर्थ वाला गलत है, यहाँ पे फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला सही है। ओके, तो आई थिंक अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रूव बनी भाई, ये गवर्नमेंट का खुद का था, आई थिंक 1 and 3 के साथ मैं जाना चाहूंगा। यस, करेक्ट, 1 and 3। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2000 was to suggest public amendment, possible amendment, sorry my mistake, possible amendment to the constitution. It was headed by M.N. Venkachaliya। एक बार और क्वेश्चन आई थिंक इसमें पूछा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने के लिए इनको रखा हुआ था, बेसिकली इसके लिए भी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट करने क्या है, उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। ओके, तो इट वॉज नॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, बेसिकली ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे था। ओके, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, अगेन अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। पहला क्वेश्चन क्या था भाई? सेम प्रोसीजर अप्लाई टू द केस ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। बिल्कुल, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी इन ईच हाउस। देखिए आधी बात सही है, गलत नहीं है, आधी बात सही है, लेकिन हमको क्या बोला है भाई, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? नहीं, हमें क्या भाई उस तरीके से करना है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। ये आधा प्रोसेस है, इससे पहले एक कमिटी बैठती है, चेक करती है। ओके, तो वो सब डिटेल यहाँ पे नहीं दिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल, ये तो एग्जीक्यूटिव पावर हो गया ना, बिल्कुल ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड वाला सही है। देखिए बार बार हमें, अब आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑफिस को सेम तरीके से रिमूव किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। पहला ऑफिस आपको बता दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं, इलेक्शन कमिश्नर तो चीफ के एडवाइस पे प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बार बार बोल रहा हूं मैं। दूसरा कैग का ऑफिस है, ठीक है, और तीसरा कौन सा है यार, नहीं यूपीएससी नहीं, हाँ तो दो ही हैं यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, दो ही हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट का जज खुद ही। ओके सॉरी, दो ऑफिस है। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दे रखा है कैसे रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट जज को। ऑल्दो इट रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ओके, और ये जो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ना यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के लिए भी है, और यहाँ तक कि एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन के लिए भी है, लेकिन
उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल वाला प्रोसेस नहीं फॉलो होता। अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गई कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देगा और सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे करेगा, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वहां पे बाइंडिंग रहेगी। चलिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन विच वन इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट गिवन। बिल्कुल सही भाई, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी का कंसेप्ट, माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दी। ऑल्दो हमारे यहाँ पे दो टाइप की माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दी है यहाँ पे। ओके, माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस, माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है भाई, माइनॉरिटी कमीशन बिल्कुल। लेकिन क्या दोनों का कोई लेन देन है क्या? दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन बोथ आर लाइक रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आप खुद सोच के देखिए, क्या एक जगह पे दिया है माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है और दूसरा पूछा है माइनॉरिटी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, कहीं लग रहा है रीजन है? बिल्कुल नहीं है। तो वही होगा यहाँ पे, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टाइम माइनॉरिटी यहाँ पे आर्टिकल 29-30 के हिसाब से, लाइक हमारे यहाँ पे दो टाइप की माइनॉरिटी, हमें उनको कल्चरल राइट्स, लैंग्वेज राइट, एजुकेशन राइट हमने सब दे रखा है, लेकिन हमने माइनॉरिटी की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बताई है। दो टाइप की माइनॉरिटी आप दिमाग में रखेंगे, दो टाइप की माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेंशन है। दैट इज कौन से माइनॉरिटी? ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज लिंग्विस्टिक, और दूसरा है रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज कितनी है? 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है हमारे पास। ओके, चलिए अब आप पता करिए कौन से 6 हैं। अगर इसको इंटरलिंक करना है तो CAA के साथ आप इंटरलिंक कर सकते हैं। 2020 में जो हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कौन कौन से धर्म के लोगों को PM मोदी ने बोला था, मतलब उसमें रखा गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में आ सकते हैं। वो सारी की सारी माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे हमारे मतलब इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट अ दिस, मतलब ऑन द बेसिस ऑन द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नहीं बनाया गया है। तो पार्लियामेंट के एक्ट के बाद जो बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, अ काइंड ऑफ स्टेटस। ठीक है, जो उसको पार्लियामेंट की तरफ से मिला हुआ है, पार्लियामेंट की तरफ से जो लॉज है उसको उसके हिसाब से वो काम कर रही है। ओके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में एक रत्ती भर भी लिखा नहीं हुआ है। सिंपल सी बात हुआ है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सिंपल सी बात है। आई थिंक इतना अभी क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट वन लेवल, अरे यार वही बार बार क्यों पढ़ रहा हूं मैं। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व द प्रॉब्लम माइनॉरिटी। यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि भाई सबको मौका मिल जाता है पार्ट लेने का। ओके, टू एन सम एक्सटेंट, बिल्कुल सही है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एनेबल्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू ऑल टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन एथनिसिटी, जेंडर, इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी। बिल्कुल सही है, तो दोनों यहाँ पे सही चले जाएंगे। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको आराम से दूंगा मैं, क्योंकि एक तरह से टाइप ऑफ इलेक्शन के ऊपर आ जाता है, किस टाइप का इलेक्शन मेथड हमने अडॉप्ट किया है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ थोड़ा इंटरलिंक था तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को ले लिया। ऑल्दो दोनों एक्सप्लेनेशन सही है यहाँ पे। ओके, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से कि कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं और जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा करके हम मल्टी पार्टी सिस्टम में करते हैं। ओके, वही सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन इलेक्टोरल मशीन इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। मेक श्योर क्या होता है कि सबको मौका मिले, कहने का मतलब ये है। ओके, सबको मौका यहाँ पे मिल सके। आगे, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन आप देखिए, अभी देखिए उत्तराखंड PCS 2010 का क्वेश्चन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आपको पता ही है। ओके, और इलेक्शन कमिश्नर भी यही अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल नंबर 321। इसको समझाने की क्या जरूरत है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते थे पहले और ऐसा नहीं, अभी भी PCS में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर डाउट है आपको तो बिहार PCS का भी जो क्वेश्चन हुआ है, PSC का भी जो क्वेश्चन हुआ है, BPSC का, अब 2017 BPSC का आप उठा के देख लीजिए, या फिर मेरे चैनल पे भी है, उसका मैंने एनालिसिस कर रखा है। सेकंड पेपर का 2 पेपर हुए थे ना, 2 पेपर मतलब एक बार पटना में अलग पेपर हुआ, आपको तो पता ही होगा पूरा, आप अगर चेक करेंगे थोड़ा सा मिल जाएगा। अभी तक बच्चे उसके ऊपर धरना वरना दे रहे हैं, तो देखिएगा एक बार किस लेवल का पेपर था वो, जिसके अंदर पूछ रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, सबसे रिकॉग्नाइज गेम कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे एक SDM बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, UPSC में एग्री टू सर्व द नीड ऑफ द स्टेट। देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है आपने, चलिए इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना है ना RT वैकेंसीज होती हैं, रिजर्व डेट्स रखे जाते हैं। ओके, जैसे आप जब UPSC का कैलेंडर देखेंगे तो RT लिखा होता है बहुत जगह पे, रिजर्व से रहती हैं डेट्स। ओके, उसमें क्या होता है कि कभी किसी स्टेट ने पूछा, मतलब स्टेट को जरूरत है कि भाई हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कर लो।
ओके या किसी मिनिस्ट्री के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, जैसे आपको पता होगा ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी। ओके, हर साल कंडक्ट करती है क्या? नहीं करती है। यूपीएससी के कैलेंडर में ईपीएफओ आपने देखा है क्या? कहीं नहीं लिखा होता। ओके, अभी पिछला एग्जाम 2023 में हुआ था, 2024 में कोई एग्जाम नहीं हुआ। यूपीएससी के कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्स है जो यूपीएससी अपने कैलेंडर में रखती है, बाकी के लिए आरटी रखती है। जैसे ईएलसी का एग्जाम होता है, असिस्टेंट लेबर कमीशनर का एग्जाम लेती है, एक कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री उनको भेजती है अपनी रिक्वायरमेंट। तो उसी तरह से अगर स्टेट के लिए भी कोई एग्जाम कंडक्ट करना है तो यूपीएससी डेफिनेटली उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? किसके रिक्वेस्ट पे? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये वाला डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो आप देखोगे कि जैसे आपको देखने को मिलता है बहुत सारे यूनियन टेरिटरी के लिए एग्जाम कंडक्ट होते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ के लिए एक बार देखा था मैंने, चंडीगढ़ के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे। तो ये सब किया जाता है। आप एक बार अगर नोटिस उनके देखते रहेंगे, अगर आपको थोड़ा फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा। मैं तो क्वेश्चन पेपर के लिए फॉलो करता हूँ यार, कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो ऐसे ना वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं ना आरटी वाले, वो रिपीट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन यूपीएससी में भी करते हैं और यूपीएससी के जो मेन एग्जाम है उसमें भी करते हैं वो लोग। तो बिल्कुल वो रिपीटेशन मेथड है उनका भी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सीबीआई का पेपर उन्होंने इतना अच्छा बनाया था कि उसमें कितने सारे क्वेश्चन उन्होंने सीडीएस और सीपीएफ में वो किए, रिपीट किए। ठीक है, चलिए। Under Article 321 of the Indian Constitution, the UPSC may serve the need of the state at the request of the governor of the state, subject to the approval of the president। मतलब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तो उनको जो ड्यूटी दी जाएगी चुपचाप से करेंगे, ठीक है, लेकिन गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा उसके लिए प्रेसिडेंट से। ठीक है, सीएम और पीएम, देखिए सब आपको कायदे से बात बोलूँ तो प्रोसेस वही है। ओके, सीएम के थ्रू गवर्नर के पास एंड गवर्नर फिर आगे भेजता है, लेकिन हमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी है उसके ऊपर थोड़ा बिलीव करना है और उसके साथ ही जाना है। जब हम गवर्नमेंट में खुद घुस जाएं तो हम समझते रहेंगे चीज़ों को। पहले गवर्नमेंट में नहीं गए हैं हम लोग, तो पहले तरीका समझें कि कैसे जाना है, वो लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, consider the following statement and choose the correct answer from the code given below. The duty of the CAG is not merely to ensure the legality of the expenditure but also its propriety। मतलब कितना पैसा इशू हुआ है एंड एवरीथिंग, यस करेक्ट है। मतलब एक्सपेंडिचर तो हुआ है, एक्सपेंडिचर तो चेक करता है, ये साथ में मतलब कितना पैसा इशू हुआ है, क्या हुआ है, वो सब भी देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट, हम इसको बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ द फाइनेंस, बिल्कुल बोलते हैं हम इसको। तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ओके, और इसीलिए एक तरह से भाई इसको जब वॉचडॉग हमने बना रखा है तभी तो ये सारी चीजें चेक करता है, तो दैट्स व्हाई रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर। ओके, वही यहाँ पे plays a critical role in the financial administration. His duty is not limited to ensuring that government expenditure is in accordance with the law, but he also checks whether the expenditure is made efficiency, economy and effectiveness. Additionally, the CAG ensures the constitution and law of the parliament are upheld. बिल्कुल सही है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संतनाम कमेटी, 1964। ओके, पर्पस वही था कि भाई हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है उसके अंदर करप्शन को चेक करना था, उसको रिपोर्ट करना था, इसके लिए बनाया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और स्टेट विजिलेंस कमीशन। इसके ऊपर हम अलग से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो 1964 में बनाया गया संतनाम कमेटी है। ओके, अगला, द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल फर्स्ट रिकमेंडेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अंडर द मोरारजी देसाई जी, जो हमारे जनता गवर्नमेंट के पहले पीएम रहे हैं और पहले नॉन कांग्रेसी पीएम रहे हैं वो। ओके, तो वो थे, उन्होंने बोला था कि लोकायुक्त सेटअप करना चाहिए। आपको बता दो लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में काफ़ी लंबे टाइम से बातें चल रही थी, वो तो अन्ना हजारे जी के टाइम पे इंप्लीमेंट किया गया। आप अगर अन्ना हजारे 2013 में जब आप ये न्यूज़ चल रही थी ना उस टाइम, तो यार लिटरली बताओ मेरी एसएस भी आ रही थी, बिकॉज आई हैव गिवन द एनडीए एंड एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड, तो वो सब चल रहा था, तो इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता था उसके बारे में, दुनिया भर का लोकपाल। लेकिन बाद में पता चला कि लोकपाल जो बनाया गया उसको बहुत ही डाइल्यूटेड पावर है, जो इन्होंने रिकमेंड किया था वो काफ़ी हाई लेवल की पावर थी उसके पास। ओके, बट चलिए, और आपको पता वो स्वीडिश कंसेप्ट है, स्वीडन और वहाँ से आया हुआ कंसेप्ट है वो। ओके, Administrative Reform Commission of India 1966 to 70. Morarji Desai was the first recommended the establishment of Lokayukt at the state level and Lokpal at the central level to address the grievances against the public official, especially concerning corruption and maladministration। उसी के लिए है, लेकिन आखिरकार जो अभी का लोकपाल बना है वो बहुत ही न्यूट्रल पावर है, बहुत सारे ऑफिसर्स उससे बाहर है। पीएम का ऑफिस आई थिंक मुझे लगता नहीं कि उस लेवल पे है। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कल भी ऐसे इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। आरटीएस अपना राजस्थान का है। The chairman of the Joint Public Service Commission for more state is appointed by President of India. President of India। देखिए अभी जो बी वाला स्टेटमेंट है थोड़ा सा आपको वेग लगेगा, कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर्स कैसे हो सकता है भाई, मुझे बताओ। अब यहाँ पे तेलंगाना और आंध्रा
दोनों के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है। देखिए, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। पर्पज ये है कि अगर दो स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमें मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चाहिए, लेकिन उसमें अभी तुरंत तुरंत नए नए स्टेट जब बने होते हैं जल्दी उस टाइम पे वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब दोनों ने रिक्वेस्ट किया भाई दोनों के लिए चाहिए, तो ये तेलंगाना से भी अप्रूवल लेंगे और आंध्रा से भी लेंगे, फिर दो दो ऑफिसर रखेंगे क्या यहाँ पे, दो दो चेयरमैन रखेंगे, नहीं रख सकते ना भाई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, और इनका टेन्योर कितने साल का होता है, 62 ईयर्स और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 62 मतलब 62 साल तक। और अपना रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट फिर गवर्नर्स को देगा, सिंपल सी बात है। ओके, और ही एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर, सिंपल सी बात है, या उनके मेंबर जो भी हैं पूरी तरीके से जो बॉडी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही काम करेगी, लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक ये बनाया गया है। ओके, और प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है उसके चेयरमैन और मेंबर्स को, प्रेसिडेंट को पूरा राइट है। यहाँ पे गवर्नर का नहीं आता, क्योंकि दो दो गवर्नर हो गए ना यार, अगर 3 स्टेट है तो 3 गवर्नर हो गए, 3 गवर्नर के मिलकर रिमूव करेंगे, खुद सोचिए यहाँ पे, इसलिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, ठीक है। ओके भाई, वही समझाया मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या फिर एनएचआरसी हो, देखिए ये पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बात आप दिमाग में रखिए। एनएचआरसी दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या करते हैं, सुमोटो, बिल्कुल अपने हिसाब से, मतलब खुद से इंक्वायरी कर सकते हो। सुमोटो मतलब भाई मेरे को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस जगह पे कोई ना कोई फॉल्ट हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं जाके खुद इंक्वायरी करूंगा। एनएचआरसी या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एसएचआरसी, इसको पावर है। सुमोटो मतलब खुद से, खुद अंदर से आ रहा, हाँ भाई, जैसे हम बोलते हैं ना पढ़ते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, खुद के अंदर से मोटिवेशन रखता है, वैसे इनका। विजिट एनी जेल, बिल्कुल जेल विजिट कर सकते हैं। रिव्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, बिल्कुल, लेकिन पनिश कर सकते हैं क्या, नहीं, ये सिर्फ केस आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए भाई, सुप्रीम कोर्ट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और दे आर द टूथलेस टाइगर, इतनी बड़ी, आप बुक खोल के देखेंगे दुनिया भर के इनके वो पावर्स एंड फंक्शन लिखे हैं, लेकिन आखिरी में लिखा है कि दे कांट डू दिस। आपको कोई ऐसा पावर ही नहीं है कि आप किसी को पनिश कर सकते हो, किसी के अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन दुनिया भर की चीज़ आप इंक्वायरी कर सकते हो सब जगह पे जाके। यही एक बात है जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाती हैं, तो ये है इनके साथ, तो दे कांट पनिश एनीबॉडी। ओके, चलिए, they don't have a power to punish or impose penalty for such violation. They refer the case to the high court and the supreme court, और the courts को रेफर करते हैं जिसके और ये सपोर्ट करते हैं, बेसिकली पर्पस यही है, या उस मुद्दे को रेज करते हैं, गवर्नमेंट तक लाते हैं, ये इनका काम है भाई। Which of the following matter in the State Public Service Commission not consulted? कौन कौन से मैटर के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को आप कंसल्ट नहीं करेंगे भाई? ऑन द मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए तो बिल्कुल करेंगे ना, रिक्रूटमेंट यही तो करेंगे। ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड ऑन मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ, बिल्कुल करेंगे। ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग द प्रमोशन, बिल्कुल। ट्रांसफर के टाइम पे बिल्कुल इनका रोल नहीं आता है, प्रमोशन के टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे, डिसमिसल के टाइम पे, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है तब, जैसे पूजा खेड़कर, अभी कौन थी वो मैडम जिन्होंने जिसकी वजह से यूपीएससी का फॉर्म ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है कि बच्चों का दिमाग खराब है, ठीक है, तो उसके डिसमिसल की जब बात हुई या उसके रिमूवल की जब बात हुई तो यूपीएससी को कंसल्ट किया गया कि नहीं किया? जो भी अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना है किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट, तो उस टाइम यूपीएससी और स्टेट लेवल का है तो स्टेट पीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। ट्रांसफर के केस में नहीं किया जाता है। ओके, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन, लेकिन नॉट कंसल्टेड इन द केस ऑफ द ट्रांसफर। ये अलग सा थोड़ा नोट बना लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आजकल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हाथ पैर नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, अब पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसी बात है, हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कैग के ऊपर है। कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, कैसे करेगा बताया तो था आपको मैंने, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके ऊपर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये होता है क्वेश्चन, देखिए रिपीट होता है, कहाँ का क्वेश्चन है भाई ये, देखिए अगेन राजस्थान पीसीएस का 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, प्री का। चलिए, कैग को कैसे रिमूव करते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, वही बात है। अगला क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के ऊपर, देयर आर टोटल 5 मेंबर्स, 2021 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का। देयर आर टोटल 5 मेंबर इन द कमीशन, बिल्कुल हाँ, 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं। एटलीस्ट 1/4 ऑफ द कमीशन, 1 मेंबर ऑफ द कमीशन मस्ट बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ध्यान दो, और पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। चलिए, पहला वाला सही है, देखिए पहला वाला कहाँ कहाँ है, ये है, ये सब में पहला वाला, ठीक है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन वॉज के संथनाम, नहीं भाई, के संथनाम कमिटी अलग है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए है। के संथनाम ने केसी नियोगी, केसी नियोगी, तो 4th वाला गलत हो गया। अब देखिए 4th वाला गलत है, ये वाला गलत हो गया, ठीक है।
फर्स्ट वाला तो सही है। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन कैन नॉट बी रीअपॉइंटमेंट, अरे बिल्कुल रीअपॉइंट किए जा सकते हैं भाई। तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो गया, थर्ड वाला भी गलत हो गया, तो बचा सिर्फ डी वाला। अब देखिए, अब यहाँ पे डाउटफुल है। कैसे डाउटफुल है बताता हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता तो भी आप थर्ड एंड फोर्थ अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। क्यों बताता हूँ, बिकॉज जो इसके मेंबर होते हैं 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन होता है ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द पब्लिक सर्विस, उसको पब्लिक सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो मेंबर्स होते हैं उसमें से एक मेंबर होता है हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता। इसलिए और के ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने पॉइंट किया था। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे एक होता है भाई इकोनॉमिक, जिसको इकोनॉमिक्स के फील्ड में अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। एक होता है जिसको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक होता है जिसको अकाउंटिंग में अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। तो ये होते हैं 4। ठीक है, फाइनेंस कमीशन 5 मेंबर होते हैं। जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, वही है यहाँ पे, बाकी आपको बता दिया मैंने। चलिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। ये तो पूरा फैक्चुअल है, इसमें से बताना कौन सा करेक्ट है। आउट ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट इन द लोकसभा 84 आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 44 आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब। बिल्कुल सही है। डिसीजन ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व इज टेकन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, बिल्कुल डिलिमिटेशन कमीशन जो आर्टिकल नंबर 82 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर सेटअप किया जाता है, प्रेसिडेंट सेटअप करता है, नॉट अपॉइंटेड बाय द लोकसभा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर फर्स्ट एंड 2 होगा। ठीक है, अच्छा 2 गलत है। अच्छा रिजर्व, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिफाइन की जाएगी वो यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन देता है, रिजर्व का गवर्नमेंट के हाथ में। सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो सेकंड वाला भी गलत है। डिलिमिटेशन कमीशन डज नॉट डिसाइड द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यहाँ पे ये नहीं डिसाइड करते। रिजर्वेशन यहाँ पे भाई टाइम टू टाइम पे हमें देखने को मिलता ही है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, उसके हिसाब से किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दायरा बताता है, ये सब चीज़ें करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको सेटअप करता है। चलिए, और ये तो पूरा फैक्चुअल है भाई कि 84 सीट्स यहाँ पे लोकसभा में रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 यहाँ पे रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। चलिए, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल एडल्ट सफरेज, कल ही इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। आर्टिकल नंबर 326 सीधी बात करता है यहाँ पे एडल्ट सफरेज, मतलब जो लोग 18 से ऊपर हैं, 18 के हैं, वो यहाँ पे वोट डाल सकते हैं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, पंचायत में, जहाँ पे भी। देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, रेस और जेंडर। सीधी बात है, आप 18 साल के ऊपर है, आप यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 326, प्लीज इसको याद रखिए। ये जब इस लेवल के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज बी प्रिपेयर। ओके, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यहाँ पे आर्टिकल 310 के बारे में बात करता है। कहने का मतलब है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट हैज द फुल पावर टू रिमूव द सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पे वो प्लेजर की बात हो रही है, बिकॉज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं दे वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ द यूनियन और गवर्नर इन द केस ऑफ द स्टेट सर्विसेज। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर। ओके, वोरा कमेटी किससे एसोसिएटेड है? देखिए, वोरा कमेटी एसोसिएटेड है भाई कि पॉलिटिक्स और ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सेटअप इन 1993 अंडर द चेयरमैन ऑफ एन वोरा, देन होम सेक्रेटरी, वो अपने को मतलब नहीं है। पर्पस क्या था? जो नेक्सस डेवलप हो रहा था पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स का, ब्यूरोक्रेट्स का। आपको पता ही है हमारे कंट्री में किस लेवल का क्रिमिनलाइजेशन हुआ था पॉलिटिक्स का, अभी भी है, अब तो काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन देन टू है काफ़ी लेवल में। चलिए, अभी यहाँ पे एमपीपीसीएस की बात करते हैं। 2021 में क्या पूछा है? कैग ऑफ इंडिया सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, किसको सबमिट करता है? खुद अभी तक आपको समझ गया होगा, प्रेसिडेंट को करता है। प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब नन ऑफ द वो है यहाँ पे। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट टेबल करता है पार्लियामेंट में, वो अपना रिपोर्ट गवर्नर को भी देता है। गवर्नर कहाँ टेबल करता है? गवर्नर टेबल करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि आपने पढ़ा था ना क्या क्या ऑडिट करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की रिपोर्ट किसको देगा? गवर्नर को देगा। और पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट जाती है ना, पार्लियामेंट से जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी स्क्रूटनाइज करती है कैग के रिपोर्ट को। ओके, और कैग इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करे तो डेफिनेटली कैग से हेल्प लेगी ना, इसलिए कैग को बोला गया फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। चलिए, चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूव नहीं करता है। ये बात आप दिमाग में रखिए, रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये सबसे बड़ा इसका हैक है इसमें कि अपॉइंट तो भले यहाँ पे कर देता है गवर्नर, लेकिन रिमूव करने की ड्यूटी प्रेसिडेंट की है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड द दिस incapacity that to be proved in the Supreme Court, not in the High Court.
ओके और बाकी के 3 और क्या क्या हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी है वहाँ पे, ओके तो ये चीज़ें यहाँ पे अलग से हैं, लेकिन उसके लिए रिमूवल जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये बात भी आप दिमाग में रखेंगे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उसको रिमूव करने की ड्यूटी प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास है। गवर्नर ऑल दो अपॉइंट करता है और रेजिग्नेशन भी लेता है, लेकिन रिमूवल का नहीं है, बस ये बात अलग से दिमाग में रखना, फिट करना है। चलिए, द पावर टू ग्रांट रिफ्यूज लीव टू द कैग वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास वेस्टेड है भाई, आर्टिकल 148 is provided the power to take leave only with the president approval. CAG enjoy high degree of independence and removed from office only under the specific condition, that is the way Supreme Court का judge remove. Okay. अगला वाला क्वेश्चन, it shall be the duty of the CAG, देखिए MPPCS 2020, it is a duty of a CAG to audit all receipt मतलब जहां से पैसा आ रहा है which are payable into the consolidated fund of India, बिल्कुल ठीक है। ओके, द कैग ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू ऑडिट, देखिए ऑडिट वर्ड पे मैं सिर्फ सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, एंड रिपोर्ट बिल्कुल ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोर्स स्टॉक केप्ट इन द ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन एस्टेट। बिल्कुल कहने का मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट को भाई जिसको ड्यूटी से मिलती है, लाइक इसके पोर्टफोलियो के अंदर है, और प्रेसिडेंट जो इसको जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसी भी डिपार्टमेंट की, ऑल दो ही कैन डू सो, ऑडिट कर सकता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बार बार, यहाँ पे सिर्फ ऑडिट करने की बात हो रही है यहाँ पे बार बार, इस बात को समझेंगे आप, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं बोला जा रहा है कि भाई कंट्रोल करता है पैसा, ये कहीं नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, तो दोनों सही है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी एंड आर्टिकल 149। अब ये देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है। अब इस लेवल के क्वेश्चन अगर आएंगे तो बताइए भाई, आपको तो रटना ही पड़ेगा ना कि अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई ऑप्शन तो बचता नहीं, ना मेरे पास ना आपके पास, बार बार इसको गो थ्रू करना है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या कुछ समझाने लायक है नहीं। नेशनल वोटर डे, देखिए MPPCS 2012 का क्वेश्चन। चलिए, अब इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, वैसे 25 जनवरी को मनाया जाता है, अब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सॉरी माय फ्रेंड्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिलेटेड टू द ओबीसी, ओबीसी के लिए देखिए नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, ये CDS का क्वेश्चन है 2020 का। और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है अंडर आर्टिकल नंबर 338B। तो आज के टाइम पे नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338B, और कौन से अमेंडमेंट के बाद, 102 अमेंडमेंट के बाद, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और हाँ, 338A किससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर ST, और 338 किससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर SC, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, ये UPSC CDS के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने यहाँ पे। PMO खुद उसको मैनेज करता है, ओके। तो PMO ऑपरेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज, कम्युनल राइट्स एंड अदर इमरजेंसी जब पड़ती है तो वहां से इसे पैसे लिए जाते हैं। NHRC की बात अब यहाँ पे करते हैं। NHRC इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगेन आई एम रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम, NHRC इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंक्वायरी कर सकता है इट ओन इनिशिएटिव, जिसको बोला था ना सुमोटो, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। इंक्वायरी ऑन द पिटीशन, बिल्कुल पिटीशन पे तो बिल्कुल कर सकता है। विजिट द जेल, आया ना, रिपीट हुआ ना टॉपिक, बिल्कुल कर सकता है, विजिट भी कर सकता है जेल को, तीनों सही है। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, चारों है भाई, चारों सही है, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वही, अब इसको समझाने लायक कुछ नहीं है, एक बार इसको गो थ्रू करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय द, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के बाद नहीं हुआ, बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज ए नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखना पड़ेगा, अगर मेरे चैनल पे देखना चाहते हो तो प्लीज़ वहाँ पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज बुक में भी पढ़ सकते हैं, टोटली अप टू यू, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ आपके लिए, आप पढ़िए, ठीक है। बस आपको इतना रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। अब एक बात यहाँ पे, डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ये तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे नहीं बनाया गया इसको भाई, ठीक है। एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट के एक्ट पे हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। और फिर कमीशन सेटअप हुआ 1992 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अभी तक तो आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन के मेंबर की क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं ना भैया, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज चाहिए ना, तो पहला वाला तो गलत हो गया। अ पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, किसका जज चाहिए भाई, हाई कोर्ट का जज चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया, देखिए अभी
ये होता है। आप रिपीट देखिए, खुद आ रहा, बुक खोल के बैठ जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। चलिए, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया है। फाइनेंस कमीशन के फंक्शन ये होते हैं कि ग्रांट इनेट बताता है सेंटर स्टेट को कितना देगा, साथ ही साथ ये बताता है भाई कि रिसोर्सेज को कैसे एग्यूमेंट करना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे सप्लीमेंट करना है, कैसे पैसा आएगा उसके अंदर, और साथ ही साथ ये भी रिकमेंड करता है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए रिसोर्सेज कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताता है कि इक्विटेबल रिसोर्सेज का यहाँ पे ना सेंटर मेक श्योर करे कि इक्विटेबल रिसोर्सेज बांटे जाए हर एक स्टेट के बीच में। ऐसा ना हो कि आपने बिहार को ज़्यादा दे दिया, महाराष्ट्र को कम दे दिया, ऐसा नहीं। इक्विटेबल रिसोर्सेज की बात यहाँ पे करता है। और कैसे फंड एलोकेशन किया जाएगा फ्रॉम द स्टेट टू सेंटर, टैक्स कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये सब के बारे में बताता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं ऑल आर एडवाइजरी इन नेचर, नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट। लेकिन अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उन्हें रीजन देना पड़ता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दे एक्सेप्टेड। सिंपल सी बात है। अभी जो करंट फाइनेंस कमीशन है उसके हेड है पंगरिया साहब। ठीक है, अब उसके बारे में अब अलग से पढ़ेंगे, एक दिन अलग से लेक्चर लूंगा उसके ऊपर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। देखिए, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। नीति आयोग इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, आपको पता है 1 जनवरी 2015 में बनाई गई थी, और इससे पहले हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था जिसको हटा दिया गया। आपको ये बात तो पता ही होगी, हमारे नेहरू जी ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था। वो डाउटफुल आता है कि भाई पहले तो आप फाइनेंस कमीशन भी था, आप फाइनेंस कमीशन के साथ क्यों नहीं कंटिन्यू किए? आपने प्लानिंग कमीशन बनाने की कोई जरूरत क्या थी आपको? ये बहुत सारा एक उनके ऊपर लांछन लगता है, बट छोड़िए, उसके ऊपर नहीं जाना अपने को। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गया। चलिए, फ्लो में पता ही नहीं चलता। देखिए, अराउंड 33 क्वेश्चन हमने किए हैं, और ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। जब CDS और CAPF के क्वेश्चंस में लूँगा तो वहाँ पे काफ़ी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सीरीज़ ऐसी जारी रहेगी और क्वेश्चंस मैं आपके लिए कराता रहूँगा, जिससे आपका मतलब ना एक फाइनिंग और अच्छे से आपका प्रिपरेशन होता रहे, मन लगा रहे प्रिपरेशन में। क्योंकि देखिए, आप पढ़ते रहेंगे लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे ना क्वेश्चन तो कोई मतलब नहीं है। सबसे एडवांटेज ये होता है कि आप मल्टीपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और आजकल हर एक क्वेश्चन पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि UPSC का अपने आप में पेपर। आप ये नहीं बोल सकते कि UPSC का पेपर सिर्फ करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर करेंगे, बाकी का छोड़ देंगे तो बिल्कुल आप लॉस में है। फिर दुनिया आजकल सारे पेपर कर रही है, आप भी करिए। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, प्रमोट करिए वीडियोज़ को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।